हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम लोग कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर। सो हैप्पी संक्रांति। ओके, आवाज आ रही है? यस ना? आवाज आ रहा है? यस नो? यस आ रहा है जी। ओके, तो हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, तो उसमें डेफिनेशंस कर रहे थे। तो पहला मॉडुलस, दूसरा आर्गुमेंट, ये कर लिया था। तो तीसरा है मॉडुलस और कॉन्जुगेट किया था कल अपन ने। मॉडुलस और कॉन्जुगेट किया था। सो कॉम्प्लेक्स नंबर अलग तरीके से चलता है, अपनी धुन में रहता है। तो जैसे √4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर छोड़ के बाकी जगह ये सिर्फ 2 आता है, पर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में +-2 आता है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर रूट, यानी रूट और स्क्वायर मतलब 2, तो 2 रूट। नेक्स्ट है कि यहाँ पे sin थीटा इक्वल टू 5 भी हो सकता है बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, जरूरी नहीं है। सो नेक्स्ट डेफिनेशन है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट बहुत खतरनाक है, ये बच्चों से कैलकुलेशन मिस्टेक कराता है। उसके रीजन है क्योंकि जब हम थीटा निकालने जाते हैं tan इनवर्स करके, जब हम थीटा का निकालने जाते हैं tan इनवर्स करके, तो उस समय उसको ये नहीं पता होता कि चारों क्वाड्रेंट में चल रहा है क्या। तो वो बस एंगल देख रहा होता है। तो आर्गुमेंट इसको लिखते कैसे? आर्गुमेंट ऑफ z। तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है? जो p कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद में एक पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनेगा, तो एंगल मेड बाय OP with positive real axis in anti-clockwise or clockwise direction. Next remark, argument is a many valued quantity. इसे निकालते कैसे हैं? इसको निकालते कैसे ना, इसको निकालने का इजी तरीका है tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। mod y अपॉन mod x, z है x प्लस आई वाई, तो z है x प्लस आई वाई, तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। और ये क्या? ये तो सिर्फ tan इनवर्स पॉजिटिव क्वांटिटी यानी एक्यूट एंगल दे रहा है, तो इसको तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही पता चल रहा है। तो व्हाट अबाउट अदर क्वाड्रेंट? तो उसका तरीका कैसे निकाला? देखो, जो पॉजिटिव रियल एक्सिस पे लाई करेंगे उनका आर्गुमेंट तो 0 डिग्री होगा। जो पॉजिटिव एक्सिस पे करेगा π/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पाई, नेगेटिव एक्सिस पे -π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, जो थीटा आएगा वही हो जाएगा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो उसका आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो थीटा तो हम निकाल ही चुके हैं, tan इनवर्स mod y अपॉन mod x। तो थीटा हम निकाल चुके हैं mod y अपॉन mod x tan इनवर्स। पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में था तो आर्गुमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में था तो माइनस थीटा
और थर्ड क्वाड्रेंट में था तो माइनस पाई प्लस थीटा। नेक्स्ट इसके अंदर 2n पाई ऐड कर दो, क्योंकि आर्गुमेंट इज अ मैनी वैल्यूड क्वांटिटी। आर्गुमेंट फिर ये 2 पाई का रोटेशन लगा के वापस आएगा, तो द आंसर विल, द एंगल विल, वैल्यू विल रिमेन सेम। तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि ये जो अपन ने लिखा है थीटा माइनस पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, ये एम्पलीट्यूड के साथ, ये एम्पलीट्यूड भी है, तो आर्गुमेंट का ही पार्ट है वो एम्पलीट्यूड, तो इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो एम्पलीट्यूड भी है। नेक्स्ट तो रिमार्क, तो आर्गुमेंट इज अ मैनी वैल्यूड क्वांटिटी, क्योंकि इसमें 2n पाई लगा हुआ है तो n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो n की वैल्यू रखते जाओ, एंगल्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, ये 1,1, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस आयोटा, तो ये 1,1, तो ये एंगल कितना बना π/4, तो इसका आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आयोटा कितना हो जाएगा π/4, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखा तो -7/4, और उसमें 2n पाई ऐड कर दो, ये एक ही बात है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तुम इसको ऐसे भी देख सकते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा हो। नेक्स्ट, कोई भी कॉन्जुगेटिव आर्गुमेंट, अगर 2 कॉन्जुगेटिव आर्गुमेंट है तो उनका डिफरेंस π/2 होगा, क्योंकि अगर ये एंगल आर्गुमेंट है तो 2 पाई रोटेशन लगाने के बाद में वो वापस वहीं आ जाएगा, तो अगला एंगल 2 पाई के बाद ही आएगा। नेक्स्ट, 0 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्गुमेंट नॉट डिफाइंड है, क्योंकि ये सिर्फ अपने मैग्नीट्यूड से डिफाइंड हो जा रहा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड 0 है तो वो सिर्फ एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, तो इसको आर्गुमेंट की डिफाइन की जरूरत नहीं है। ये वैसा ही हो गया जैसे जीरो वेक्टर, तो जीरो वेक्टर क्या होता है, द मैग्नीट्यूड इज 0 बट डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, द मैग्नीट्यूड इज 0 एंड द डायरेक्शन इज आर्बिट्ररी, और 0 एक एक्चुअली सिर्फ एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइंड होता है, आर्गुमेंट से डिफाइंड नहीं होता है। नेक्स्ट है कि पॉजिटिव प्योरली रियल नंबर, तो इनइक्वालिटी पॉजिटिव नेगेटिव ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बोली नहीं जाती, पर रियल नंबर में तो बोली जा सकती है। तो जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं उनका कितना होगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, पॉजिटिव एक्सिस पे जो लाई कर रहे हैं उनका कितना होगा 4n+1 π/2, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और नेगेटिव एक्सिस पे 4n+3 π/2। नेक्स्ट, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, तो मैं जो बोल रहा था कि आर्गुमेंट बहुत खतरनाक है, वो क्यों खतरनाक है, क्योंकि अगर मैं इसको tan इनवर्स y/x इक्वल टू थीटा, सो y इज इक्वल टू y/x इज इक्वल टू tan थीटा, तो y इक्वल टू mx हो जाएगा, और y इक्वल टू mx कौन होता है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं इस अप्रोच से जाऊं इससे, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ओरिजिन से पास होने वाली थीटा एंगल पर लाइन, पर ये कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्सेप्ट की वजह से। क्यों, क्योंकि इसमें 0 आ रहा है, पर 0 का तो आर्गुमेंट डिफाइंड ही नहीं है। दूसरा, अगर मैं पीछे के जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इनके आर्गुमेंट्स देखूं तो उनका आर्गुमेंट्स तो पाई प्लस थीटा है, और क्वेश्चन तो थीटा का है, तो ये पाई प्लस थीटा वाले भी इसके अंदर ही आ गए। तो वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसको पता ही नहीं चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ है, ये तो बस एंगल निकाल दे रहा है, तो इसमें यही मिस्टेक हुआ। तो फिर इसका करेक्शन क्या है, तो इसका करेक्शन है अरे, कभी भी ऐसे सोचो, मॉडुलस हमेशा लेंथ, डिस्टेंस, और आर्गुमेंट हमेशा ऐसे सोचो जैसे डायरेक्शन, एंगल। तो अरे ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ओरिजिन मेकिंग एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो थीटा एंगल पे जो रे निकल रही है
थीटा एंगल पे जो रे निकल रही है ओरिजिन से, थीटा एंगल पे ओरिजिन से जो रे निकल रही है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि इस पे लाई करने वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उन सब का आर्गुमेंट थीटा है, उन सब का आर्गुमेंट थीटा है। नेक्स्ट थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z1 इक्वल टू थीटा। इसका क्या मतलब z माइनस z1, इसका मतलब है शिफ्टिंग। देखो अंदर ही अंदर x माइनस x1 प्लस i टाइम्स y माइनस y1, तो ऐसे कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट करते तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्टिंग होती है, तो ये एक तरह से शिफ्टिंग है। तो शिफ्टिंग मतलब ओरिजिन शिफ्टिंग, तो जो चीज पहले ओरिजिन पे चल रही थी अब वो z1 पे चलेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, a ray originating from z1 making an angle theta with positive x-axis, with positive x-axis. तो for example argument of z minus 2 iota equal to 4 pi by 4, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो यहाँ पे z1 हो गया 2 iota यानी 0,2, तो 0,2 से पाई बाय 4 एंगल पर, पाई बाय 4 एंगल पे जो रे निकलेगी ये उसकी बात कर रहा है, पाई बाय 4 एंगल पे जो रे निकलेगी ये उसकी बात कर रहा है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट डेफिनेशन एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट से ज्यादा टेक्निकल है, तो एम्पलीट्यूड, सारे एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट है पर सारे आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। एम्पलीट्यूड इज आल्सो नोन एज अ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। तो इसको अपन समझेंगे कैसे, द न्यूमेरिकल लीस्ट वैल्यू, न्यूमेरिकल लीस्ट वैल्यू मतलब अगर मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पर है, ओरिजिन से ज्वाइन किया तो दो तरफ से एंगल देख सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो छोटा कहाँ से आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज से, तो ये आएगा। तो सिमिलरली अगर मान लो सेकंड क्वाड्रेंट में होता तो फिर एंटी क्लॉकवाइज में आता, लेकिन अगर थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो क्लॉकवाइज में छोटा आता, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में होता तो क्लॉकवाइज में छोटा आता। तो एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट की छोटी वैल्यू है, इसलिए सारे एम्पलीट्यूड आर्गुमेंट है पर सारे आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड नहीं है। नेक्स्ट, तो एम्पलीट्यूड कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में एंटी क्लॉकवाइज होगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में वो क्लॉकवाइज होगा। तो यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव एक्स एक्सिस चल रही है, तो ये हो गया माइनस पाई, हो गया पाई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में होगी। फिर ये आता है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस किसके हाथ में जाएगी, तो वो पाई की है, तो ग्रेट लेस देन इक्वल टू पाई। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल माइनस पाई से पाई, क्लोज इंटरवल। एक अच्छी बात क्या है, इसमें 2n पाई जोड़ दो, इसमें 2n पाई जोड़ दो तो वो आर्गुमेंट हो जाएगा, इसमें 2n पाई जोड़ दो तो आर्गुमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म। तो कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म, तो ये वैसा ही हो गया जैसे स्ट्रेट लाइन इन वेरियस फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर इन वेरियस फॉर्म। तो एक्चुअली हो क्या रहा है कि 2 ही लिखा है और इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, फिर इसको √4 लिख सकते हैं, इसको ln log 100 लिख सकते हैं, इसको 4/2 लिख सकते हैं, इसको 1+1 लिख सकते हैं। 2 ही है, बस अलग अलग फॉर्मेट में लिखा हुआ है, कोई लॉग में लिखा है, कोई स्क्वायर रूट में लिखा है, कोई स्क्वायरिंग में लिखा है। तो समझाना मैं ये चाहता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर भी वही लिखा है, शक्ल अलग दिखेगी पर मीनिंग एक ही रहेगा। तो ऐसे 4 करते हैं हम लोग इसमें, कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म एंड आइलर फॉर्म और वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो पहला है कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इज आल्सो नोन एज algebraic फॉर्म, आल्सो नोन एज अ क्रूड फॉर्म। तो ये कौन होती है, z = x + iy,
z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, तो कॉन्जुगेट हो जाएगा x माइनस आई वाई, मॉडुलस आ जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस पाई बाय 4, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये ज्यादा यूजफुल है लोकस के लिए, लोकस निकालने में ये काफी यूजफुल है, इक्वेशंस को सॉल्व करने में भी काफी यूजफुल है ये। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, साइन कॉस के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म, ऑल्सो नोन एज अ पोलर फॉर्म, क्योंकि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट से निकल के आते हैं। तो वो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई जो है, तो ये z x प्लस आई वाई, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट ज्वाइन कर दूं जो कि मॉडुलस है, तो उसको मैंने ले लिया r, और ये एंगल थीटा पे जो कि आर्गुमेंट है या एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हो, पर जनरल बोलेंगे आर्गुमेंट। तो ये x आ जाएगा r cos थीटा, y आ जाएगा r sin थीटा, तो z इक्वल टू r टाइम्स cos थीटा प्लस i sin थीटा, और ये स्टैंडर्ड पोलर फॉर्म है। स्टैंडर्ड का मतलब कि यहाँ पे cos होगा या sin होगा, दोनों थीटा सेम होंगे, यहाँ पे प्लस होगा आयोटा साइन के साथ होगी, बाहर r होगा जो कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखो, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ये दोनों सेम सेम होने चाहिए। नेक्स्ट इसको बोलते हैं मॉडुलस, और ये हो जाएगी आर्गुमेंट। आर्गुमेंट मोर जनरल, क्योंकि एम्पलीट्यूड ही होगा तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का कंस्टेंट है कि माइनस पाई से पाई के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है exponential representation, yeah, exponential form. This is also known as the Euler form. तो z is equal to r into e raised to iota theta, बहुत पावरफुल है। इसमें r जो है वो मॉडुलस है और थीटा जो है वो आर्गुमेंट है। हम हमेशा जनरल लिखने की कोशिश करते हैं। तो z is equal to r into e raised to iota theta, तो z is equal to r into e raised to iota theta, तो mod z and argument of z हो जाएगा। तो तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर थी, पर वो तीनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेकिन वो तीनों अलग अलग शक्ल में लिख रही हैं, पर मीनिंग एक ही है। जब उनको लोकेट करने जाएंगे ना तो सेम आएगा, तीनों के केस में मॉडुलस सेम आएगा, तीनों के केस में आर्गुमेंट सेम आएगा, बस ये है कि शक्ल अलग अलग दिखेगी। नेक्स्ट ई रेज टू आयोटा थीटा जो होता है वो cos थीटा प्लस आई साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट क्यों जाता है, ये बच्चों को इजी जाता है, क्यों जाता है, बिकॉज ऑफ लॉग प्रॉपर्टी, इसके अंदर काफी तक लॉग वगैरह इन्वॉल्व हो जाते हैं, लॉग और ट्रिको दोनों है। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा ई रेज टू आयोटा थीटा, इसको सिस थीटा भी लिखते हैं, C फॉर cos, I फॉर आयोटा, S फॉर साइन, थीटा इज आर्गुमेंट। तो अगर मुझे e रेज टू माइनस आयोटा थीटा लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिस माइनस थीटा। तो सिस अल्फा इंटू सिस बीटा कितना होगा, तो ये होगा सिस अल्फा प्लस बीटा। कैसे, ये हो गया ई रेज टू आयोटा अल्फा, ई रेज टू आयोटा बीटा, पावर ऐड हो जाएगी, तो ई रेज टू आयोटा प्लस आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ई रेज टू आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। ये कहाँ से आ गया, ये ऐसे आ गया क्योंकि वेक्टर में भी क्या होता है, दो चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी दो चीजें हैं, मॉडुलस और आर्गुमेंट। तो एक मैग्नीट्यूड को लिंक कर रहा है और एक डायरेक्शन को लिंक कर रहा है। तो हो क्या रहा है, z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो इसको ऑर्डर पेयर a कॉमा बी लिख सकते हैं, और इसको एक पॉइंट लिख सकते हैं, और पॉइंट इज अ पोजीशन वेक्टर, पॉइंट इज अ पोजीशन वेक्टर। तो इसलिए हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट होता है, हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक पोजीशन वेक्टर की तरह ट्रीट होता है। तो इसलिए हम लोग ये डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये z1 है, ये z2 है, तो इन दोनों के बीच का क्या, तो इसको मैं वेक्टर से सोचूंगा। अब वेक्टर कैसे सोचेंगे, देखो ये a है, ये b है, ये o है, तो वेक्टर कैसे सोचेंगे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर,
तो व्हाट इज द ए बी वेक्टर? तो ए बी वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, तो ये होगा बी z2 माइनस z1। तो मॉड ऑफ ए बी वेक्टर कितना हो गया? मॉड ऑफ z2 माइनस z1। इसका मतलब z1 z2 के बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब z1 z2 के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, ओके नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो अभी तक तो हम लोग क्या समझ रहे थे? अभी तक तो बस ये किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते पढ़ते कैसे, इसकी कंडीशन क्या है, ये कब मीनिंगफुल मीनिंगलेस है, और फिर उसके बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर के डेफिनेशंस क्या है, इसको समझते पढ़ते कैसे हैं, ऐड कैसे होता है, सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होता है, इसको कैसे कैसे वेरियस फॉर्म में लिखा जा सकता है, और वेरियस डेफिनेशन। अब उसका चालू होगा काम। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज। तो पहला प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, जो तुम्हें डायरेक्ट यूज करनी चाहिए। तो देखो, तो जैसे z प्लस जेड बार कितना होगा? 2 टाइम रियल पार्ट ऑफ z, z माइनस जेड बार क्या होगा? 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। z कॉम्प्लेक्स नंबर पे 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर वापस आ जाएगा। ऐड करके कॉन्जुगेट लूं या कॉन्जुगेट लेके ऐड करूं, एक ही बात है। सब्ट्रैक्ट करके कॉन्जुगेट लूं या कॉन्जुगेट लेके सब्ट्रैक्ट करूं, एक ही बात है। मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट लूं या कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात है। डिवाइड करके कॉन्जुगेट लूं या कॉन्जुगेट लेके डिवाइड करूं, एक ही बात है। नेक्स्ट, दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म्स, दिस कैन बी एक्सटेंडेड अप टू एनी नंबर ऑफ टर्म, मतलब एन नंबर ऑफ टर्म्स पे भी एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट जाती है। डिफिकल्ट इसलिए जाती है क्योंकि बच्चे कैजुअली भी यूज कर देते हैं। मैं ऐड करके मॉडुलस लूं या मॉडुलस करके ऐड लूं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, तो पहला मॉडुलस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट, अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये मॉडुलस होता है और ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो हाइपोटेनस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू बेस, hypotenuse is always greater than equal to perpendicular. Next, z z bar minus z bar का मॉडुलस सेम आएगा। These are the vertices of rectangle, तो z bar minus z bar, तो इनका सेंटर से डिस्टेंस बराबर है। तो these are the vertices of rectangle, सेंटर इसका रेक्टेंगल का सेंटर भी है। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, z bar इक्वल टू mod z स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के काम आता है। तो mod z स्क्वायर इज इक्वल टू z bar, तो मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करने के काम आता है। नेक्स्ट है मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लूं या मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई कर लूं। कभी इनको और डिटेल में समझना है ना, तो आइलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, जैसे z1 इक्वल टू r1 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 2, z2 इक्वल टू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 2, तो z1 इंटू z2 कॉम्प्लेक्स नंबर r1 इंटू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो देखो, तो इसका मॉडुलस कितना आ गया? z1 z2 r1 इंटू r2, आर्गुमेंट कितना आ गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2, एडिशन। नेक्स्ट, डिवाइड करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके डिवाइड करो, एक ही बात। डिवाइड करके मॉडुलस लो या मॉडुलस लेके डिवाइड करूं, एक ही
बात है। कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर n लगा के मॉडुलस लूं या मॉडुलस लगा के पावर n लूं, एक ही बात है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाला। नेक्स्ट है मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z1 माइनस z2 का स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 टाइम्स मॉड ऑफ z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे ना, वो प्रॉपर्टी बहुत काम की है, मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू z बार। तो इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार। फिर इसी तरह से इसको भी लिख देंगे, तो z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार, और इसको एक्सपैंड कर दो, और इसको एक्सपैंड कर दो। नेक्स्ट तो एक्सपैंड करके ये आ जाएगा z1 बार प्लस z2 बार 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा मॉड z1 स्क्वायर प्लस मॉड z2 स्क्वायर। अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझे तो ये कौन है, अगर इसको ज्योमेट्रिकली समझते हैं तो देखो कौन है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो z1 प्लस z2 होगा पैलोग्राम का तीसरा वर्टेक्स, ये तो ओरिजिन है। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 कौन होगी, ये यानी डायगोनल। मॉड ऑफ z1 माइनस z2 कौन होगा, दूसरा डायगोनल। मॉड z1 कौन होगा, पैरेललोग्राम की साइड, तो उसकी पैरेलल साइड की लेंथ भी मॉड z1 हो गया। मॉड z2 कौन होगा, पैरेललोग्राम की साइड, और उसके अपोजिट साइड भी मॉड z2 स्क्वायर मॉड z2 हो गया। तो देखो, तो लेफ्ट साइड क्या हो गया, तो लेफ्ट साइड हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ डायगोनल, और राइट साइड क्या हो गई, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। सॉरी, लेफ्ट साइड, हाँ लेफ्ट साइड हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सम ऑफ द लेंथ, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर का सम है, और राइट साइड कौन है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ये हो जाएगा। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो 2 मिनट का ब्रेक। अरे यार पानी।
सर हम्म, सर वो जो लास्ट लाइन लिखी उसमें कुछ गलत है क्या? कौन सी? जो लास्ट लाइन एक्सपैंड के नीचे। नहीं गलत नहीं, नहीं है ना। ये 2 टाइम्स मॉड z1 स्क्वायर हो जाएगा और ये मॉड z2 स्क्वायर हो जाएगा। तुम्हें क्यों लगा? सर वो Z2 बार है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ ये z2 बार। ओके
सो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो नेक्स्ट है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो इसमें क्या हो रहा है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके उसका मॉडुलस लो इज लेस देन इक्वल टू इंडिविजुअल का मॉडुलस एंड ग्रेटर देन इक्वल टू डिफरेंस ऑफ द मॉडुलस, और उसका भी मॉडुलस। ये आया कहां से, तो देखो, तो z1 इक्वल टू मैंने माना r1 इंटू कॉस थीटा वन प्लस आई साइन थीटा वन, z2 मैंने माना r2 इंटू कॉस थीटा टू प्लस आई साइन थीटा टू। तो z1 प्लस z2 हो जाएगा, z1 प्लस z2 हो जाएगा r1 टाइम्स r1 cos थीटा वन प्लस r2 cos थीटा टू, रियल पार्ट ऐड करेंगे, प्लस i टाइम्स r1 इंटू साइन थीटा वन प्लस r2 इंटू साइन थीटा टू। अब इसका मॉडुलस लेंगे, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 का स्क्वायर। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 क्या होगा कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का रूट ओवर, तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो वो आएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2 cos ऑफ थीटा वन माइनस थीटा टू। तो मॉड z1 प्लस z2 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो वो तब होगी जब थीटा वन माइनस थीटा टू 0 होगा, ताकि cos 1 हो जाए तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो वो r1 प्लस r2 का होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, तो r1 प्लस r2 विच इज मॉड z1 प्लस मॉड z2। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, अच्छा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू कब अचीव होगी, जब थीटा वन इक्वल टू थीटा टू है। इसका मतलब ओरिजिन z1 और z2 आर कोलिनियर and lie on the same side of the origin, same side of the origin। mod of z1 minus z2 का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब वो cos वाला मिनिमम होगा। तो cos मिनिमम कब होगा, जब वो -1 होगा, तो यानी थीटा वन माइनस थीटा टू पाई होगा, इसका मतलब थीटा वन पाई प्लस थीटा टू होगा। तो इसका मतलब है कि थीटा वन जो होगा पाई प्लस है, तो ये थीटा टू है यानी z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, तो थीटा वन कितना होगा पाई प्लस थीटा टू, तो ये अपोजिट साइड होगा z1। तो इसका मतलब है ओरिजिन z1 z2 आर कोलिनियर, ओरिजिन z1 z2 आर कोलिनियर। और मिनिमम वैल्यू कब आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2, तो r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर, तो रूट के बाहर निकलेगा, तो मॉड ऑफ r1 माइनस r2, ये हो गया मॉड ऑफ z1 माइनस z1 माइनस मॉड ऑफ z2 का मॉडुलस। नेक्स्ट, इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं, सम ऑफ टू साइड्स एंड सम ऑफ और डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स। तो ये हो गई थर्ड साइड, ये हो जाएगा सम ऑफ टू साइड। तो ट्रायंगल में सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड एंड थर्ड साइड इज लेस देन द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वही sum of two sides is greater than the third side। Next, this can be extended up to any number of terms। The mod of z1 plus z2 से लेके zn is less than equal to, बस एडिशन वाली, तो mod z1 plus mod z2 plus dot 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 mod zn। तो एडिशन वाली, तो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड इज लेस देन इक्वल टू, तो सबको ऐड करके मॉडुलस लूं या इंडिविजुअल का मॉडुलस लूं, तो दिस इज द इनइक्वालिटी। इसको है ना पॉलीगॉन से भी समझा जा सकता है। तो देखो, तो ये जो होगी, ये वेक्टर होगा z1 वेक्टर प्लस z2 वेक्टर से लेकर zn वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉलीगॉन की सारी साइड्स के सम के तो छोटा ही होगा, ये मॉड ऑफ z1, ये मॉड ऑफ z2, ये मॉड ऑफ z3,
ये मॉड ऑफ जेड एन। तो यानी पॉलीगॉन में द रिजल्टेंट साइड इज द लेंथ ऑफ द रिजल्टेंट साइड इज लेस देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल साइड्स। तो अपन ने पहले कॉन्जुगेट का किया, फिर मॉडुलस का किया, तो अब किसकी बची है? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट, इसकी प्रॉपर्टीज लॉग के जैसे चलती है। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करके आर्गुमेंट निकालूं, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, तो लॉग की प्रॉपर्टी चलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि z1 इक्वल टू r1 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 1, z2 इक्वल टू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 2। तो z1 इंटू z2 इक्वल टू r1 इंटू r2 इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इसका आर्गुमेंट कितना हो गया? थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो ये लॉग की प्रॉपर्टी है, अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो ऐड हो रही है। तो सेम ऐसे लॉग की प्रॉपर्टी आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2, तो माइनस में आ जाएगा। तो आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। थर्ड, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर लगा के आर्गुमेंट लिया तो पावर आगे आ जाएगी, तो n टाइम्स आर्गुमेंट ऑफ z। नेक्स्ट, ये लॉग की प्रॉपर्टी जैसे चलती है। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड, प्रॉपर्टीज ऑफ एम्पलीट्यूड। properties of amplitude, properties of amplitude। तो वो क्या रहा है कि आर्गुमेंट का ही प्रॉपर्टी एम्पलीट्यूड का ही प्रॉपर्टी रहेगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड ऑफ z1 प्लस एम्पलीट्यूड ऑफ z2। वो मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर ऐड हो जाएगा, पर इसमें एक चीज चेंज हो जाएगी। क्या होता? क्या है, ये एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड लाई करता है माइनस पाई से पाई के बीच में, माइनस पाई से पाई के बीच में। अब ये भी है माइनस पाई से पाई के बीच में, ये भी है माइनस पाई से पाई के बीच में। लेकिन ऐसा हो सकता है ना कि ऐड होके, ये ऐड होके पाई से आगे निकल जाए, पर लेफ्ट साइड तो पाई से छोटी है, तो इसको विद इन रेंज लेके आना पड़ेगा। तो मतलब सपोज ये दोनों ऐड होके, ये दोनों ऐड होके हो गए 5π/4, दोनों ऐड हो गए तो हो गया 5π/4। पर एम्पलीट्यूड 5π/4 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो पाई से छोटा होता है। तो ये आगे निकल गया, आगे निकल गया। तो इसको क्या करो, 2π सब्ट्रैक्ट कर दो। तो 2π सब्ट्रैक्ट किया तो -3π/4। हाँ, अब ये रेंज में आ गया। तो फंडा क्या है, अगर आगे निकल गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर पीछे रह गया, पीछे मतलब -5π/4 होता, तो मैं इसमें 2π ऐड कर देता, तो ये आ जाता मेरा 3π/4। तो अगर आगे निकल गया तो सब्ट्रैक्ट कर दो, और अगर पीछे रह गया तो ऐड कर दो। तो सिंपल फंडा 2k π प्लस 2k π। तो ये थोड़ा सा चेंज है इसके अंदर एम्पलीट्यूड में। तो एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2, सॉरी डिवाइड, एम्पलीट्यूड ऑफ z1 बाय z2, तो वो हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ z1 माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ z2 प्लस 2k π, ताकि वो एम्पलीट्यूड रेंज के अंदर आ जाए, ताकि वो रेंज के अंदर आ जाए। नेक्स्ट, एम्पलीट्यूड ऑफ z रेज टू n, तो n टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ z, तो ये रेंज के बाहर भी जा सकता है, तो उसको अंदर लाने के लिए प्लस 2k π। अगर ज्यादा निकल गया तो 2k π सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर कम रह गया तो ऐड करेंगे। नेक्स्ट है रोटेशन ऑफ अ वेक्टर, रोटेशन ऑफ अ वेक्टर।
तो रोटेशन ऑफ में 3 केसेस लेंगे। पहला, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद लेंथ सेम रहेगी। दूसरा, ओरिजिन के अबाउट रोटेट करेंगे पर लेंथ सेम नहीं रहेगी। तीसरा, किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे और लेंथ भी सेम नहीं रहेगी। तो मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम जनरल केस है थर्ड वाला। और इतना ही नहीं, अगर तुम नोटिस करोगे तो थर्ड वाला रोटेशन प्लस शिफ्टिंग दोनों काउंट करता है। रोटेशन प्लस शिफ्टिंग। तो थर्ड वाला केस जो है वो रोटेशन प्लस शिफ्टिंग दोनों काउंट करता है। रोटेशन प्लस शिफ्टिंग दोनों काउंट करता है। तो करते एक एक करके करेंगे। तो पहले स्टैंडर्ड, तो Z1 Z2 लेंथ बराबर है, यानी मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2। तो हो क्या रहा है, Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको रोटेट किया फाई एंगल से एंटी क्लॉकवाइज में, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। क्योंकि आर्गेंट प्लेन पे हर पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पॉइंट को अगर रोटेट करेंगे तो एक नया पॉइंट मिलेगा। तो वो जो नया पॉइंट मिलेगा उसकी पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या रिलेशन है, तो पुराने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है। तो देखो, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, तो Z1 को एंटी क्लॉकवाइज फाइव से रोटेट करने पे Z2 मिल रहा है। तो बस अब तुम ध्यान में क्या रखो, न्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। तो ये हो जाएगा Z2 अपॉन मॉड Z2 इज इक्वल टू Z1 अपॉन मॉड Z1 इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। मॉड Z2 कैंसिल हो गया, तो Z2 इंटू ई Z1 इंटू ई रेज टू आयोटा रोटेशन। नेक्स्ट, अब दूसरा केस लेके देखते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड सेम नहीं रहेगा और ये डायरेक्शन में ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो Z1 Z2 ओरिजिन, so new unit vector is equal to old unit vector into e raised to iota rotation. तो Z2 upon mod Z2 is equal to Z1 upon mod Z1 into e raised to iota rotation. अब जनरल करते हैं। तो जनरल में क्या करेंगे कि Z3 के अबाउट Z1 रोटेट कर रही है और नया कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 मिलेगा। तो ठीक है, तो यानी Z1 माइनस Z3 एक ओल्ड वेक्टर है, उसको फाइव से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, तो ये Z2 माइनस Z3 मिल रहा है। तो न्यू यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ओल्ड यूनिट वेक्टर इंटू ई रेज़ टू आयोटा रोटेशन। अब यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड और Z1 माइनस Z3 अपॉन मॉड Z1 माइनस Z3 इंटू ई रेज़ टू आयोटा रोटेशन। तो इसमें शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों आ जाता, इसके अंदर शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों आ जाता, और ये वाले में अपना वो आ जाता, नहीं ये वाले में नहीं, ये वाले सॉरी ये वाले में है ना, अपना वो आ जाएगा रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, जो अपन ने 2D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा। तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस, बस करना क्या होगा, फाई की जगह माइनस थीटा रखना है। तो फाई की जगह माइनस थीटा रखोगे ना, तो रोटेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस का आ जाएगा। नेक्स्ट है डी मोवियस थ्योरम। डी मोवियस थ्योरम, तो डी मोवियस थ्योरम क्या करता है कि z इक्वल टू Z1 रेज टू 1 बाय n है, तो ये z रेज टू n माइनस Z1 इक्वल टू 0, ये nth डिग्री पॉलिनोमियल है और nth डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं। तो ये वो n रूट्स निकाल के देगा। कैसे, पहले इसको आइलर फॉर्म में लिखो, r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा, फिर इसमें 2m पाई ऐड कर दो क्योंकि आर्गुमेंट है ना, तो 1 बाय थीटा जो था वो एम्पलीट्यूड था, प्लस 2m पाई कर दिया तो आर्गुमेंट हो गया, तो उसको आइलर फॉर्म में लिखा। नेक्स्ट है
1 by n को अंदर ले लेंगे तो r is to 1 by n e is to iota theta plus 2m pi by n थीटा प्लस 2m pi by n। यहाँ पे m की वैल्यू 0 1 2 3 से रखते जाओ n minus 1 तक तो तुम्हें वो n रूट्स मिल जाएंगे। ये तुम्हारे 12th बोर्ड 11th बोर्ड में था ये। अब 11th बोर्ड में कहाँ पढ़ा था मैं इसको डी मोवियर्स? कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ा था, क्या गंदे तरीके से उड़ता। नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा होता है z इक्वल टू z1 रेज टू p बाय n, z1 रेज टू p बाय n। तो इसको कैसे करेंगे? तो इसका बोलने का मतलब क्या है? z रेज टू n माइनस z1 रेज टू p इक्वल टू 0। तो वही n डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स, तो n डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स, तो n डिग्री पॉलिनोमियल n रूट्स। तो ये अपने को n रूट्स निकालने हैं, तो वो डी मोवियर से निकाल के देता है। तो कैसे करेगा? पहले आइलर फॉर्म में लिखो, तो ये हो जाएगा r इंटू ई रेज टू आयोटा थीटा p बाय n। फिर p को अंदर ले लो, r रेज टू p ई रेज टू आयोटा p थीटा, और उस पर 2m पाई ऐड कर दो। फिर n को अंदर ले लो, तो r रेज टू p इंटू ई रेज टू आयोटा p थीटा बाय n प्लस 2m पाई बाय n, 2m पाई बाय n। ठीक है, और m की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके n minus 1 तक रखो, so that you will get all the n रूट्स। बहुत खतरनाक है डी मोवियस थ्योरम, ये सब एडवांस लेवल चल रहा है, मेंस इतना नहीं पूछता है। वो मेंस एडिशन सब्ट्रैक्शन उतने पे खत्म हो जाता बेचारा, है कि नहीं? नेक्स्ट है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो देखो यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट मतलब 1/3, तो भैया तो ये तो 1 हो जाएगा, पर नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो क्यूबिक है और क्यूबिक के तो 3 रूट्स होते हैं, तो वो 3 रूट्स कौन है तो वो निकालना है। तो मैं क्या लगाता? पहले डी मोवियर्स लगाता। तो डी मोवियर कहते हैं पहले इसको आयलर में कन्वर्ट करो, तो ई रेज टू आयोटा 0 डिग्री रेज टू 1/3। फिर कहता है कि 2m पाई ऐड करो, फिर कहता है कि 1/3 को अंदर ले लो, तो ई रेज टू आयोटा 2m पाई बाय 3। नेक्स्ट है, फिर m की वैल्यू 0 1 2 रख दो, तो z आ जाएगा 1, एक आ जाएगा ई रेज टू आयोटा 2 पाई बाय 3, और एक आ जाएगा ई रेज टू आयोटा 4 पाई बाय 3। इसका क्या मतलब है? ये वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये वो तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका जिनका क्यूबिक 1 आएगा, जिनका क्यूबिक 1 आएगा। तो ये वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका क्यूबिक 1 आएगा। इसी को पॉलिनोमियल से भी निकाला जा सकता है, इसी चीज को पॉलिनोमियल से भी निकाला जा सकता है। कैसे? देखो, तो क्यूबिक के रूट्स आएंगे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो z³ माइनस 1 इक्वल टू 0, तो z माइनस 1 इंटू जेड स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक आया z इक्वल टू 1, एक आया माइनस 1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, और एक आया माइनस 1 माइनस √3 आयोटा बाई 2। नेक्स्ट, तुम्हें कभी भी अगर √3 और आयोटा दिखाई देना तो तुम ओमेगा के बारे में सोच सकते हो। अच्छा, इसका नाम ओमेगा है, हमें पता है कि कोफिशिएंट अगर रियल होते हैं तो रूट्स आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर, तो दूसरा ओमेगा बार है, वो है भी, पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि अगर ये ओमेगा है तो ये उसका स्क्वायर है। एक्चुअली ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर हैं, तुम ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा रेज टू 4 ओमेगा होता है। तो ये क्या हो रहा है? दोनों एक दूसरे के ही स्क्वायर्स हैं। तो लेकिन तुम स्टैंडर्ड फॉलो करो, ये प्लस वाला ओमेगा माइनस वाला ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट, कभी भी तुम्हें √3 आयोटा दिखाई देना तो यू कैन गो फॉर द ओमेगा।
नेक्स्ट इसमें कुछ रिजल्ट्स है जो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्यूबिक के 3 रूट्स कौन आए, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा। तो ओमेगा रेज टू 4 पर लिख सकते हैं ओमेगा 2 और ओमेगा क्यूब 1 है तो ये ओमेगा रेज टू 4, ओमेगा रेज टू 4 वो हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा रेज टू 4 वो हो जाएगा ओमेगा एंड ओमेगा रेज टू 5 आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ओमेगा का 3 का मल्टीपल होगा, अगर 3 का मल्टीपल होगा तो 1 आएगा, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 है तो ओमेगा आएगा, और 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट तीनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 आएगा। तीनों को ऐड करके भी तुम देख सकते हो, पहली चीज। दूसरी चीज वो ओमेगा इसका रूट है, जेड स्क्वायर प्लस जेड प्लस 1 इक्वल टू 0 का, तो ओमेगा उस पर रखेंगे तब भी 0 आएगा। तीसरी चीज सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम, सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, पर वो 0 है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसमें कुछ रिमार्क्स बनेंगे, वो रिमार्क्स अपने को ध्यान में रखना है। तो जैसे पहला रिमार्क 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जीपी में है। दूसरा ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल 1 होगा, रिमाइंडर अगर 1 है तो ओमेगा होगा, और रिमाइंडर अगर 2 है तो ओमेगा स्क्वायर होगा। नेक्स्ट सम ऑफ रूट्स 1 एट ए टाइम इक्वल टू 0। नेक्स्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अगर मैं लोकेट करूं तो किधर दिखेगा, तो 1 इधर है, ओमेगा इधर है, माइनस हाफ प्लस रूट 3 आयोटा बाई 2, फिर माइनस हाफ माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2, तो ये हो गया तीनों रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। तो इस ये हो क्या रहा है, these are the vertices of equilateral triangle, these are the vertices of equilateral triangle, so these are the vertices of equilateral triangle। और थोड़ा दिमाग लगाना है, तो ये 2 पाई बाय 3, ये 2 पाई बाय 3 और ये 2 पाई बाय 3, और इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना तो बीच में एंगल तो बनेगा ही 120 डिग्री का। नेक्स्ट है 1 रेज टू पी ओमेगा रेज टू पी ओमेगा रेज टू 2p। तो p अगर 3 का मल्टीपल है, तो p अगर 3 का मल्टीपल है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 आएगा तो विच इज 0। p अगर 3 का मल्टीपल नहीं है तो क्या होगा, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा विच इज 0। अरे यार अगर ये 3 का मल्टीपल है तो सम 3 आएगा, 3 का मल्टीपल है तो सम 3 आएगा, क्योंकि तीनों 1 प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, और 3 का मल्टीपल नहीं है तो ये जैसे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो 3 का मल्टीपल है तो p आएगा, 3 का मल्टीपल नहीं है तो 0 आएगा। और कभी भी रूट 3 आयोटा दिखाई देना तो यू कैन गो फॉर द ओमेगा। नेक्स्ट ए क्यू माइनस बी क्यूब, तो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ओमेगा के टर्म से, ए माइनस बी ओमेगा, ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर, फिर ए क्यू प्लस बी क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू हो जाएगा ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, और ए क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab है तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो ये ओमेगा के टर्म्स में फैक्टराइज किया, बाकी फिर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ओके 2 मिनट का ब्रेक।
अरे यार
Okay, so next है nth roots of unity. तो नेक्स्ट है nth roots of unity. तो जैसे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया वैसे ही है ये, बस जनरलाइज है। तुम्हें कभी अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है तुम्हें कभी अगर ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगानी है तो n को 3 रख दो, तो n को 3 रख देंगे तो क्यूब रूट आ जाएगा। तो तुम n को अगर 2 रखोगे तो स्क्वायर रूट आएंगे, तो +1 और -1 दो रूट होंगे, तो दो रूट होंगे +1 और -1। और अगर n को तुमने 3 रखा तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और n को अगर 4 रखा तो यानी फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, यानी वो नंबर जिसकी पावर 4 1 होगी, तो वो होगा 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, तो 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इसको जनरलाइज कर लेते हैं। तो z इक्वल टू 1/1/n, तो डी मोविट्ज क्या कहता है, पहले इसको आइलर फॉर्म में, तो e रेज़ टू आयोटा 2m पाई, n को अंदर ले लिया, अब m की वैल्यू 0 1 2 3 से लेके n-1 तक रख दो, तो यू विल गेट ऑल द n रूट्स। तो देखो रखेंगे तो क्या आएगा, एक आएगा 1, फिर आएगा e रेज़ टू आयोटा 2 पाई बाय n, फिर e रेज़ टू आयोटा 4 पाई बाय n, फिर e रेज़ टू आयोटा 6 पाई बाय n, ऐसे करते करते e रेज़ टू आयोटा 2 टाइम्स m-1 इंटू पाई बाय n। तो ये वो n रूट्स आ गए, तो ये अल्फा नॉट, ये अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 से लेके n-1 आ गया, अल्फा n-1 आ गया। नेक्स्ट इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 अल्फा 1, ये अल्फा 1 का स्क्वायर है, फिर ये अल्फा 1 का क्यूब, तो ऐसे करके अल्फा 1 की पावर n-1। तो तुम्हें लैंग्वेज ऐसे मिलेंगी, अल्फा नॉट अल्फा 1 से लेके अल्फा n-1 आर n nth रूट्स ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। तो ऐसे लैंग्वेज मिलेगी कि कितने रूट्स nth रूट्स ऑफ यूनिटी है। नेक्स्ट है, इसके कुछ रिमार्क्स हैं। तो पहला रिमार्क तो दिख के ही आ गया, जीपी में है, पहला रिमार्क तो दिख के ही आ गया अपने को कि 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1 दे आर इन जीपी, क्योंकि 1 अल्फा 1 का स्क्वायर अल्फा 1 का क्यूब से लेके अल्फा 1 रेज़ टू n-1 आ रहा है, तो दे आर इन जीपी। नेक्स्ट है मॉड ऑफ अल्फा आई, तो देखो, तो z इक्वल टू 1/n, तो z रेज़ टू n इक्वल टू 1, तो मॉड ऑफ z रेज़ टू n इक्वल टू 1, तो मॉड z 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब मॉड अल्फा आई 1 हो जाएगा। अल्फा आई रेज़ टू n, ये रूट्स है इसके, 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n-1, तो अल्फा आई इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा आयोटा रेज़ टू n 1 आ जाएगा, अल्फा आयोटा रेज़ टू n 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है sum of the pth power of n roots, pth power of n roots मतलब
1 raised to p, अल्फा 1 raised to p, अल्फा 2 raised to p से लेके अल्फा n माइनस 1 raised to p। तो दो केसेस बनेंगे, p जब n का मल्टीपल है और p जब n का मल्टीपल नहीं है। तो क्यों बनेंगे वो भी देख लेते हैं। तो p raised to 1 raised to p, अल्फा 1 raised to p, तो ये gp में था तो अल्फा 1 raised to 2p, अल्फा 1 raised to 3p, ऐसे करते करते अल्फा 1 raised to n माइनस 1p। तो ये वो gp है जिसका फर्स्ट टर्म 1, कॉमन रेशियो अल्फा 1 raised to p, नंबर ऑफ टर्म्स n है। तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, तो 1 माइनस कॉमन रेशियो रेज टू नंबर ऑफ टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये 1 माइनस अल्फा 1 रेज टू पी एन अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 रेज टू पी हो जाएंगे। अब हो क्या रहा है, p अगर n का मल्टीपल है, p अगर n का मल्टीपल है तो अल्फा 1 रेज टू p 1 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगी और डिनोमिनेटर 0 हो नहीं सकती। तो फिर क्या करेंगे, तो बेसिक से जाना पड़ेगा। तो बेसिक से गए तो पता चला ये सब 1 1 1 1 1 1 हो जाएगा, तो यानी n आ जाएगा। और p अगर n का मल्टीपल नहीं है तो p n का मल्टीपल नहीं है तो देखो 1 माइनस, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होगी, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा 1 रेज टू n रेज टू p, तो ये तो 1 होगा और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। तो यानी अगर n का मल्टीपल नहीं है तो आंसर आएगा 0। ये अपन ने क्यूबिक रूट्स ऑफ यूनिटी में भी देखा, ये सेम अपन ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में भी देखा था। ठीक है, नेक्स्ट है तो 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 से लेके 1 माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू n। तो ये कैसे करेंगे, तो देखो z इज टू n इक्वल टू 1, यानी z इज टू n माइनस 1 इक्वल टू 0, और इसके रूट्स हैं 1 अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n माइनस 1। तो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 से लेके अल्फा n माइनस 1 इसके रूट्स हैं। तो फ्रॉम फैक्टर थ्योरम तो z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1 z माइनस अल्फा 2 ये फैक्टर्स हो जाएंगे, z माइनस अल्फा n माइनस 1 इधर आ जाएगा z इज टू n माइनस। तो z माइनस 1 z माइनस अल्फा 1 से लेके z माइनस अल्फा n माइनस 1 फैक्टर थ्योरम। फिर इसको फैक्टराइज करेंगे तो z माइनस 1 और ये 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर से लेके z इज टू n माइनस 1। फिर z माइनस 1 कैंसिल होगा, z को 1 रख दो, तो ये 1 माइनस अल्फा 1 1 माइनस अल्फा 2 से लेके 1 माइनस अल्फा n माइनस 1, इधर 1 प्लस 1 n टाइम्स है तो वो आ जाएगा n। तो 1 प्लस 1 n टाइम्स है तो आंसर आ जाएगा n, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट इसी को और एक्सटेंड करते हैं, तो इसमें लेवल थोड़ा और बढ़ गया, तो 1 प्लस अल्फा केसेस बनेंगे इसके अंदर। तो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 से लेके 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, तो इसके अंदर केसेस बनेंगे। तो देख लेते हैं, तो जस्ट अभी अपन ने लिखा z माइनस अल्फा 1 से लेके z माइनस अल्फा n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस z इज टू n माइनस 1। तो इसमें क्या करो, z को माइनस 1 रख दो, तो माइनस 1 रखने से क्या होगा, ये माइनस 1 माइनस अल्फा 1 माइनस 1 माइनस अल्फा n माइनस, तो माइनस माइनस कॉमन आ जाएगा n माइनस 1 टाइम्स, तो अंदर बचेगा 1 प्लस अल्फा 1 1 प्लस अल्फा 2 से लेके 1 प्लस अल्फा n माइनस 1। तो ये अपना क्वेश्चन आ गया, ये अपना क्वेश्चन आ गया, तो ये अपना क्वेश्चन आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, ऐसे करते करते चलेगा। अब लास्ट वाला 1 है कि माइनस 1 है, वो पावर n पे डिपेंड करेगा कि n इवन है कि ऑड है, तो इसलिए केसेस बन जाएंगे। तो n इवन और n ऑड का केसेस बन जाएगा। तो ठीक है, तो n इवन पे क्या हो रहा है और n ऑड पे क्या हो रहा है। तो n इवन पे क्या होगा, अगर n इवन होगा तो n माइनस 1 ऑड हो जाएगा, और अगर n माइनस 1 ऑड हो गया, अगर n माइनस 1 ऑड हो गया तो लास्ट वाला, अगर n इवन है तो n माइनस 1 ऑड है तो लास्ट वाला माइनस 1 पे रुकेगा। तो ये पेयर बन गए 1 माइनस 1 1 माइनस 1, तो सब कैंसिल होके 0 आ जाएगा, तो n इवन पे 0 आएगा। अब n ऑड में क्या होगा, n ऑड में n माइनस 1 इवन हो जाएगी, तो ये तो 1 आ जाएगा पॉजिटिव, और राइट साइड में क्या होगा, लास्ट वाला 1 होगा, तो यानी 1 माइनस 1 प्लस, ऐसे चलते चलते लास्ट में
एक 1 रहेगा, तो ये सारे जो पेयर है वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बस एक 1 रह जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 1। तो एन अगर ऑड होगा तो आंसर आएगा 1। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स, तो z(n-1 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा, अगर इसके रूट्स है 1 अल्फा 1 से लेके अल्फा n-1, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है -1/n कांस्टेंट टर्म अपॉन लीडिंग कोफिशिएंट, तो वो आ जाएगा -1/n+1। फिर वही n इवन और ऑड पे, तो केस बनेगा, तो n अगर इवन होगा तो -1 आएगा, n अगर ऑड होगा तो 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है समेशन सीरीज यानी ट्रिग्नोमेट्री, तो cos थीटा प्लस cos 2 थीटा से लेके cos n थीटा, तो उसका सम आता था 2 नहीं cos ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2 आता था। सेम ऐसे ही साइन थीटा में, तो साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा से लेके साइन n थीटा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस लास्ट एंगल अपॉन 2 इंटू साइन एंड डिफरेंस बाय 2 अपॉन साइन डिफरेंस बाय 2। तो होगा क्या, यहाँ सिर्फ कॉस की जगह, यहाँ पे जो कॉस है उसकी जगह साइन, बाकी सब एज इट इज है, तो सिर्फ कॉस की जगह साइन, बाकी सब एज इट इज है। तो ये आया कैसे वो देख लेते हैं, तो ये आया कैसे वो देख लेते हैं, ताकि अपने को ये भी समझ में आएगा कि ट्रिगो में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम कर रही है, ट्रिगो में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे काम कर रही है। ठीक है, तो अब देखो ट्रिगो में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लेके आता है, ये जो कॉस और साइन है ना, इसकी वजह से आइलर फॉर्म बन जाती है। कॉस और साइन की वजह से क्या होता है, एक आइलर फॉर्म बन जाती है, तो दोनों को ऐड, इसको मैंने नाम दे दिया सी और इसको नाम दे दिया मैंने एस, तो मैंने सी एस को आयोटा से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, तो ऐसे कर करके cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, और ये बन गई जीपी, वो जीपी जिसका फर्स्ट टर्म e रेज़ टू आयोटा थीटा, कॉमन रेशियो e रेज़ टू आयोटा थीटा, नंबर ऑफ टर्म्स n है, तो फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो रेज़ टू नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन कॉमन रेशियो -1, तो इसमें हाफ ऑफ पावर कॉमन ले लिया, तो e रेज़ टू आयोटा n थीटा बाय 2 कॉमन लिया हाफ पावर, तो e रेज़ टू आयोटा n थीटा बाय 2 माइनस e रेज़ टू माइनस आयोटा n थीटा बाय 2, हाफ पावर कॉमन ली, नीचे भी हाफ पावर कॉमन ली, तो आयोटा थीटा बाय 2 और इधर e रेज़ टू आयोटा है थीटा बाय 2 माइनस e रेज़ टू माइनस आयोटा थीटा बाय 2, तो ये क्या होगा ना, ये हो जाएगा z माइनस जेड बार, z माइनस जेड बार, ये z माइनस जेड बार हो जाएगा, तो ये z माइनस जेड बार हो जाएगा, तो c प्लस आई एस, सी मतलब कॉस की सीरीज, s मतलब साइन की सीरीज, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो e रेज़ टू आयोटा थीटा प्लस n थीटा बाय 2, और इधर जाएगा 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू आयोटा n थीटा बाय 2, क्योंकि वो z माइनस जेड बार है, और z माइनस जेड बार क्या होता है, 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये फिर से 2 आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e रेज़ टू आयोटा थीटा बाय 2, तो c प्लस आई एस इज इक्वल टू e रेज़ टू आयोटा थीटा प्लस n थीटा बाय 2, 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन n थीटा बाय 2, इधर आ जाएगा साइन थीटा बाय 2, तो इसको एक्सपेंड कर लो, तो ये साइन n थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 तो एज इट इज रहेगा, तो अंदर आ जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस n थीटा बाय 2 प्लस आई साइन थीटा प्लस n थीटा बाय 2। ठीक है।
ओके, तो बस both the complex numbers are equal, तो by comparing both the complex numbers are equal, तो by comparing, तो यहाँ से c आ जाएगा और s आ जाएगा, तो वो cos की सीरीज और sin की सीरीज का सम होगा। नेक्स्ट है ज्योमेट्री है, तो कल का रहता ज्योमेट्री का, तो कल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर देता एंड कल कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट करके आईटीएफ स्टार्ट कर देता, तो फिर अपना ये आईटीएफ हो जाएगा एंड पीएनसी परसों तो स्टार्ट हो ही जाएगा। तो नेक्स्ट वीक में अपना बचेगा प्रोबेबिलिटी, डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस, एसओटी, बीटी, तो फिर 22-23 तक उसको खत्म कर देते हैं, है ना। मैथमेटिकल लॉजिक पे ले लूंगा, तुमने अगर वीडियो लेक्चर देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी देखे